हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में पढ़ते हैं कि फिजिक्स का बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इससे पहले आपने सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पढ़ ही लिया होगा अच्छे से। उसमें क्या होता है कि जब दो वेव्स सुपर इम्पोज होती हैं तो वहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी मिनिमम या मैक्सिमम होती है। अब हम बढ़ते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरफेरेंस का होता है, इंटरफेरेंस का मतलब ये होता है कि जो फिनोमेना होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। सुपरपोजिशन के बारे में आपने पहले ही पढ़ा है कि जब दो वेव्स या तो सेम फेज में मिलती हैं या तो फिर डिफरेंट फेज में मिलती हैं। सेम फेज मिलती है तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और डिफरेंट फेज में मिलती है तो एम्पलीट्यूड मिनिमम होता है। अब अगर दोनों वेव जिसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिलने से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वेव बनी तो आपको पता है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे। तो अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो इंटेंसिटी भी हमें ज़्यादा मिलती है। तो एट ए पॉइंट वे क्रेस्ट ऑफ वन वेव, यानी कि पहली वेव का क्रेस्ट दूसरे क्रेस्ट से मिलती है या पहली वेव का ट्रफ दूसरे के ट्रफ से मिलता है तो यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। दैट इज intensity of light will be maximum. So this type of interference is called constructive interference. Constructive interference में हमें जो लाइट मिलती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। ऐसे ही सिमिलरली अगर क्रेस्ट ऑफ वन वेव सुपर इम्पोज होता है ट्रफ ऑफ वन वेव पर, या दूसरी वेव का क्रेस्ट पहले के ट्रफ से मिल रहा है, तो ऐसे केस में जो नई वेव बनती है उसका एम्पलीट्यूड दोनों से कम हो जाता है, यानी कि उसका एम्पलीट्यूड अगर कम हुआ तो इंटेंसिटी भी कम होती है। तो सिमिलरली एट ए पॉइंट वेयर क्रेस्ट ऑफ वन वेव सुपर इम्पोज ओवर द ट्रफ ऑफ अनदर वेव देन एम्पलीट्यूड एंड हेंस इंटेंसिटी इज मिनिमम। यहाँ पे एम्पलीट्यूड अगर कम है तो इंटेंसिटी भी कम होगी। दैट इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमें मिनिमम एम्पलीट्यूड मिलता है और मिनिमम इंटेंसिटी भी। अब हम पढ़ते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो समझ लो क्वेश्चन आना ही आना है सीबीएसई में। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको शॉर्ट में YDSC भी लिखा जाता है, इसमें क्या होता है कि एक सिंगल सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट का सिंगल सोर्स होता है जिसमें लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। इसको आगे दो स्लिट्स मिलती हैं। अब इन दोनों स्लिट से लाइट का सुपर इम्पोजिशन होता है, यानी कि यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इस पैटर्न को हमने यहाँ पे बनाया अलग से। A से लाइट चलती है वेव के फॉर्म में, B से भी चलती है, तो दोनों यहाँ पे सुपर इम्पोज होती हैं। कहीं पर A का क्रैश B के ट्रफ से मिलता है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अगर A का क्रैश B के क्रैश से मिलता है या फिर A का ट्रफ B के ट्रफ से मिलता है तो यहाँ पे हॉलो सर्कल दिखाया है हमने अलग से। ये हॉलो सर्कल्स ये शो करता है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ए का क्रैश बी का क्रैश, ए का ट्रफ बी का ट्रफ। और अगर मान लीजिए ए का क्रैश बी के ट्रफ से या बी का क्रैश ए के ट्रफ से मिलता है तो यहाँ पे होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हमें स्क्रीन पे अल्टरनेट कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव बैंड्स मिलते हैं। कंस्ट्रक्टिव बैंड्स पे क्या होता है, लाइट जो होती है वो ब्राइट होती है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में बिल्कुल डार्क लाइट मिलती है। तो ये एक पैटर्न चलता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, जो हमें स्क्रीन पे ऑब्टेंड होता है। तो आई होप आपको YDSC समझ में होगा। ये सुपर पोजिशन ऑफ लाइट के बेस पर डिपेंड होता है, दैट इज इंटरफेरेंस पे डिपेंड होता है। और अगली वीडियो हम ये पढ़ेंगे कि जो नई वेव सुपर इम्पोज होकर बनती है वो कैसे इक्वेशन फॉर्म में हम लिखते हैं। तो आई होप कि आपको YDSC अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको ये समझ में आ गया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट्स करने से ये पता लगता है कि हमें इस वीडियो में कहाँ प्रॉब्लम होती है। तो कमेंट्स करिए और बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम है जो आपको समझ में नहीं आता। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम पढ़ते हैं वीडियो में कि बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस क्या होता है। बेसिक थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस में हम ये जानते हैं कि जो दोनों वेव सुपर इम्पोज होती हैं उनसे जो नई वेव बनती है
वो भी उसी के नेचर की होती है। यहाँ पे देखिए लेट करिए कि ए और बी बी द एम्पलीट्यूड ऑफ टू वेव फ्रॉम सोर्स एस, जो सिंगल सोर्स एस था उससे निकलने वाली दोनों वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो ए और बी है मान लीजिए। तो पहली वेव को हमने माना है ए साइन ओमेगा टी, इक्वेशन 1 करते हैं। दूसरी वेव को माना है वाई टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई। यहाँ के दोनों के बीच में फाई का फेज डिफरेंस होता है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो रिजल्टेंट नई वेव बनती है सुपर इम्पोज करके दोनों के सुपर इम्पोज से बनेगी। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी प्लस फाई दोनों को हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बी को बाहर रखते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि अगर पूरे इक्वेशन को हम ध्यान से करें तो साइन ओमेगा टी यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं साइन ओमेगा टी। तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी कॉस फाई प्लस बी कॉस ओमेगा टी साइन फाई, इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए इसे। इसके बाद हम जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हम रिप्लेस करते हैं दूसरे इक्वेशन के साथ। तो a प्लस बी कॉस फाई को अगर हम r कॉस थीटा से रिप्लेस कर दें और b साइन फाई को, यानी कि जो फाई का टर्म है, कहने मतलब कि जो फाई के टर्म है उनको रिप्लेस कराना है ऑलमोस्ट, तो b साइन फाई हो जाएगा r साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 5। तो जो नई वेव बनती है वो क्या हो जाएगी, y इक्वल टू साइन ओमेगा टी आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। r कॉमन आएगा तो साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, ये हमें। तो यहाँ फिर से हम साइन ए प्लस बी का इक्वेशन यूज़ कर लेंगे, तो हमें जो नई वेव मिलेगी वो क्या मिलेगी, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। तो जो नई वेव सुपर इम्पोज होकर बनती है ये r उसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। बाकी वेव का जो नेचर है आप देखते हैं बिल्कुल सेम नेचर का है। तो अब हम पढ़ते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ r क्या होता है, यानी कि r की जो वैल्यू है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि जो इक्वेशन आपकी ये दोनों इनसे हमें r की वैल्यू मिल जाएगी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं आप एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव्स के बारे में। अभी आपने पढ़ा है कि r cos थीटा की जो वैल्यू है वो a प्लस बी कॉस फाई इसके इक्वल हमने माना है, r साइन थीटा को माना है b साइन फाई के इक्वल। इन दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके हम अगर ऐड करते हैं तो इस साइड में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है और r स्क्वायर कॉमन आएगा। यहाँ पे a प्लस बी कॉस फाई का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस फाई प्लस बी स्क्वायर साइन फाई प्लस 2ab कॉस फाई, ये वैल्यू इसकी है और इसकी वैल्यू को स्पेंड करके हमने ये लिख दिया। अब इसमें बी स्क्वायर का टर्म कॉमन है जिसमें कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आता है, 2ab कॉस फाई ये बचेगा। तो r की वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई आती है। इसमें क्या होता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये इसकी वैल्यू है जो कि डिपेंड करता है हमारे एंगल कॉस फाई पर। कॉस फाई की वैल्यू अगर मैक्सिमम है तो r की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कॉस फाई की वैल्यू अगर मिनिमम है तो r की वैल्यू मिनिमम होगी। अब इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी आई डार्टी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। आई डार्टी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर अगर लेते हैं तो इसको हटाएंगे तो k जुड़ेगा k आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस फाई यहाँ पे हम अगर लेते हैं तो k a स्क्वायर प्लस k b स्क्वायर प्लस 2k ab कॉस फाई। यहाँ पे इसकी वैल्यू हम इंटेंसिटी के टर्म में अगर रिप्लेस करेंगे तो आई ए प्लस आई बी और 2k ए और बी को अगर इसके टर्म में लिखेंगे इंटेंसिटी के टर्म में और k के टर्म में तो अंडर रूट आई ए बाई के मल्टीप्लाई बाई आई बी रूट के कॉस फाई, ये हमारा टर्म हो जाएगा। तो जो वैल्यू हमें मिलते हैं इंटेंसिटी की लास्ट में आई इक्वल टू आई ए प्लस आई बी प्लस 2 अंडर रूट आई ए आई बी कॉस फाई। तो ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी की जो वैल्यू होती है फॉर्मूले में वो ये हम लेते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये जो फैक्टर होता है ये टर्म जो होता है 2 अंडर रूट ए आई बी कॉस फाई, ये होता है इंटरफेरेंस फैक्टर। तो ये था आपका इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में जिसमें हम रिजल्टेंट इंटेंसिटी के बारे में पढ़ लिए। अब हम आगे इसके पढ़ते हैं फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। तो
ये हमारा आज का टॉपिक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फ्रिंज बिट एक्सप्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिंज बिट एक्सप्रेशन YDSC केस में। तो